हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम जानकारी क्यों प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए दृश्य नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। वैसे तो भूगोल में पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो अध्ययन के क्षेत्र से बाहर है, लेकिन इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि भूगोल के जो प्रधान विषय है पृथ्वी की सतह की रूपरेखा का स्वभाव वो भूगर्भ के अनुसार ही निश्चित होता है। इसलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास जारी हैं और अब तक सभी जो भूगर्भवेत्ता थे वो इस बात पे एक मत थे कि प्रायद्वीपीय भारत, जो कि प्राचीन चट्टानों से बना है या गोंडवाना लैंड का एक भाग है, स्थिर भूखंड है तथा उसमें पूर्णतः संतुलन स्थापित हो चुका है और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूगर्भिक हलचल नहीं होगी। परंतु 1967 में महाराष्ट्र के लातूर में और 1967 में महाराष्ट्र के कोयना नगर और 1993 में लातूर में जो भूकंप आए उसने पश्चिमी पठार को बहुत तेज़ से हिला दिया और तो ये संदेह पैदा कर दिया कि पठारी भाग में भी भूकंप आ सकते हैं। जो हम प्रायद्वीपीय भारत को क्या एकदम भूगर्भिक हलचल से नहीं होंगी ऐसा मान रहे थे और उसमें भी भूकंप आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सही जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है, जा सकी है और जा सकती है, यानी दोनों ही नहीं हुए। भूकंप विज्ञान से कुछ विश्वसनीय बातें अवश्य प्राप्त के बारे में कुछ अवश्य बातें प्राप्त हुई है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें आता है घनत्व, दबाव और तापमान। अगला आता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। अगला आता है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान दोनों को सम्मिलित किया जाता है। घनत्व तो पृथ्वी के सैलों के घनत्व, दबाव तथा भीतर के और बढ़ते तापमान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी का जो औसत घनत्व 5.5 है, जबकि जो भूपर्पटी है या ऊपरी जो सतह है उसका घनत्व 3 है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी और घनत्व संबंधित विभिन्न परमाणुओं से यह पता चला है कि जो पृथ्वी का क्रोड है या जो केंद्र बिल्कुल है क्रोड, उसका घनत्व सर्वाधिक है। दबाव क्रोड के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दबाव का संदर्भ लिया जा सकता है कि जो पृथ्वी का क्रोड है उसमें बहुत अधिक दबाव और भार के कारण उसका घनत्व अधिक हो गया। लेकिन दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा होती है जिससे अधिक उसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव जितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि आंतरिक भाग के चट्टान अधिक घनत्व वाली भारी धातुओं से ही बने हैं, यानी कि जो घनत्व वो दबाव से नहीं है बल्कि वहाँ पर भारी घनत्व या अधिक घनत्व वाली चट्टानें पहले से ही विद्यमान है। अगला आता है तापमान। तो सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। देखो, प्रथम जो 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस और इसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। और विवर्तनिक रूप से जो सक्रिय क्षेत्र हैं उनमें तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता रहता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आगमन से ये और भी स्पष्ट हो गया है कि तापमान जो है वो नीचे की साइड जैसे जैसे हम आंतरिक भागों की तरफ बढ़ते हैं तापमान में वृद्धि होती है, पर उनकी तापमान वृद्धि की दर एक समान नहीं रहती है।
पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य तो ग्रहाणु परिकल्पना, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ग्रहाणु परिकल्पना, उसके अनुसार पृथ्वी का जो निर्माण है वो छोटे छोटे ग्रहाणुओं से हुआ है, तो इसका क्रोड ठोस होना चाहिए। जबकि जो ज्वारीय परिकल्पना है या वायु परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना है, इसके अनुसार पृथ्वी के अंतरतम को तरल माना गया है। उन्होंने कहा कि ज्वार से जो कि तरल था या निहारिका वो भी तरल थी, तो इसके अनुसार इन परिकल्पनाओं के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम को तरल मानना है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में दो ही संभावनाएं बनती हैं। एक तो ये कि या तो वो ठोस हो सकता है या तरल हो सकता है। अगला आता है ज्वालामुखी, जो प्राकृतिक संसाधन है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले जो तृप्त व तरल मैग्मा है, उसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं एक ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में है। यद्यपि ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। जो अगला है वो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। तो भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, और ये एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। अब देखो, इसमें भी कुछ टर्म्स है, जैसे कि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, और जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ सबसे पहले भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसको भूकंप मूल, और धरातल पे जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं और इन लहरों को भूकंपीय लहर कहते हैं। मुख्य रूप से 3 लहरें हैं, जिसमें पहली है प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरों को पी के द्वारा पी लहर भी कहते हैं, और ये भूकंपीय लहरें ध्वनि की लहर के समान होती हैं और इनमें कणों की गति लहर की रेखा के समान या सीधे लहर की गति कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती हैं। इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है, यानी कि ये ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं। सबसे अधिक वेगवान लहरें ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं, और ये जो सबसे पहले जब भूकंप उत्पन्न होता है तो सबसे पहले यही लहरें उत्पन्न होती हैं। दूसरी है आरडी अथवा गौण लहरें। तो द्वितीयक अथवा गौण लहरें जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती है और इनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। अब देखो, जो प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें हैं उनमें कणों की गति लहर की रेखा के सीध में होती है और इनमें समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आरटी तरंगे कहते हैं, और जो एस तरंगे हैं वो तरल भाग में लुप्त हो जाती है, यानी कि ये तरल भाग से प्रवाहित नहीं हो सकती हैं। अगली आती है धरातलीय लहरें। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें हैं और ये लहरें सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन सिस्मोग्राफ की सहायता से किया जाता है, और सर्वप्रथम लघु अथवा कमजोर कंपन होता है जिसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। इसके बाद अधिक प्रभावशाली द्वितीय कंपन उत्पन्न होता है, और सबसे लास्ट में अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन होता है। और देखो, इन कंपनों को ये तीनों कंपन है वो क्रम से PSL लहरों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। इन लहरों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर भूकंपीय लहरें प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती या एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग से ये लहरें एक सीधी रेखा में सीधे मार्ग से चलती हैं।
इस आधार पर अगर हम पृथ्वी की सभी चट्टानें एक प्रकार के घनत्व वाली माने या एक ठोस भाग है, तो ये भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के जो कोर है एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। लेकिन ये लहरें एक सीधी रेखा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है, और इस प्रकार जब ये वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है तो यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है, और इस घनत्व की विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं और इनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, अतः ये कोर में ये लहरें वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती हैं। ऐस लहरों का स्वभाव ये होता है कि वो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती, और इसके हम नामक विद्वान ने 1909 में ये प्रमाणित किया है कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर ऐस लहरें लुप्त हो जाती है तथा पी लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती है। तो ये पृथ्वी के कोर में ऐस लहरों का पूर्णतः अभाव है, और इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक जो भाग में तरल अवस्था में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है, और इस तरह से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भूकंपीय लहरों के भ्रमण पथ और उनके स्वभाव के आधार पर ज्ञात पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। देखो ये डायग्राम बताया गया है जिसमें कोर में पी लहरें हैं, एस लहरें लुप्त हैं। और इतना ही नहीं, यदि भूकंपीय लहरों की गति तथा स्वभाव का अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी के अंदर कई घनत्व क्षेत्रों का आभास मिलता है, और इनकी वैज्ञानिकों ने खोज भी की है। गति के आधार पर भूकंपीय लहरों का 3 युग्म जो सेट है वो बताए गए हैं। प्रथम पी एस, दूसरा पी जी एस जी और तीसरा पी स्टार एस स्टार, और इनके आधार पर 3 परतें बताई गई हैं, जैसे पी परत है, मध्यवर्ती परत है, एस सबसे निचली परत है। ऊपरी परत होती है उसमें पी जी और एस जी जो कि जिनकी गति सबसे कम है वो लहरें चलती हैं। फिर मध्यवर्ती परत में पी स्टार एस स्टार सबसे लास्ट निचली परत है जिसमें सबसे अधिक गति वाली जो लहरें हैं पी तथा एस वो अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं। तो इस आधार पर ये स्रोत थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के, जिसमें हमने अप्राकृतिक संसाधन, घनत्व, दबाव, तापमान के बारे में पढ़ा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर भी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा, और प्राकृतिक संसाधन में ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान, जो कि भूकंप विज्ञान सबसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देता है, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया।